कहानी शुरू होती है एक ट्रेन से। ठंडी सी विंटर, जर्मनी, 1939। एक छोटी सी लड़की है, लीजल मेमिंगर। उसके साथ उसकी माँ है और उसका छोटा भाई। ट्रेन में सब चुप है, एटमॉस्फेयर हैवी है और नरेटर कौन है पता है? डेथ। हाँ, ये कहानी डेथ सुना रहा है और डेथ तुम्हें पहले ही बोल देता है कि उसे कलर्स याद रहते हैं। हर सीन के साथ वो स्काई के कलर को याद करता है। अब देखो क्या होता है। ट्रेन के बीच में ही लीज़ल का भाई मर जाता है, ठंड, कमजोरी या बीमारी। लीज़ल कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं आता क्या हो गया। उसका भाई उसके पास पड़ा है, लाइफ और डेथ का फर्स्ट एक्सपीरियंस उसकी आंखों के सामने। फिर एक छोटा सा फ्यूनरल होता है, स्नो के बीच। लीज़ल अपनी माँ के साथ खड़ी है, प्रीस्ट प्रेयर पढ़ रहा है और इसी मोमेंट पर एक छोटी सी चीज होती है जो पूरी कहानी की डायरेक्शन सेट करती है। स्नो में एक किताब गिर जाती है, ग्रेव डिगर की पॉकेट से। टाइटल है द ग्रेव डिगर्स हैंडबुक। लीज़ल को पढ़ना नहीं आता, पर वो किताब छुपाकर उठा लेती है। ये उसकी लाइफ की पहली चोरी होती है, फर्स्ट बुक थेफ्ट। ये मोमेंट सिंपल लगता है, पर यहीं से लीज़ल और वर्ड्स का रिश्ता स्टार्ट होता है। अब लीज़ल को उसकी फॉस्टर फैमिली के पास भेजा जा रहा है, मोल्चिंग नाम का एक छोटा टाउन, हिमल स्ट्रीट। उसकी माँ उसे वहां छोड़कर चली जाती है। लीज़ल रोती है, उसे लगता है माँ उसे अबैंडन कर गई। उसे समझ नहीं कि ये नाज़ीज का सिस्टम है जो बच्चों को फॉस्टर होम्स में भेज रहा है। हिमल स्ट्रीट पर उसकी मुलाकात होती है हैंस ह्यूबरमैन और रोजा ह्यूबरमैन से। हैंस पतले, शांत, जेंटल आदमी, पेंटर का काम करते हैं। रोजा लाउड, स्ट्रिक्ट, गुस्सा करने वाली औरत। पहली नजर में लीज़ल रोजा से डरती है, पर हैंस को देखकर उसे थोड़ा कंफर्ट मिलता है। रात को लीज़ल को नाइटमेयर्स आते हैं, भाई की डेथ, स्नो, ग्रेव। वो चिल्लाती है। हैंस उठकर आता है, उसके पास बैठता है, उसका हाथ पकड़ता है और यहीं से उनका रिश्ता बनने लगता है। हैंस नोटिस करता है कि लीज़ल उस किताब को पकड़कर सोती है। वो पूछता है ये क्या है? लीज़ल बोलती है मुझे पढ़ना नहीं आता। हैंस डिसाइड करता है कि वो उसे पढ़ना सिखाएगा। अब इमेजिन करो, बेसमेंट में रात को एक फादर और एक छोटी लड़की बैठकर रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हैंस सिगरेट के पेंट से वॉल पर वर्ड्स लिखता है। लीज़ल उन्हें रिपीट करती है, ग्रेव, डिग, हैंडबुक। धीरे धीरे वर्ड्स उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगते हैं। दिल से दिल तक बात यहां जाती है। लीज़ल अपने दुख से भागने के लिए वर्ड्स को पकड़ लेती है। अब लीज़ल स्कूल जाने लगती है। वहां बच्चे उसे टीज करते हैं क्योंकि वो पढ़ नहीं पाती। पर एक लड़का है, रूडी स्टाइनर, ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आईज, हमेशा जेसी ओवंस की तरह रेस लगाता है। रूडी लीज़ल का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। दोनों साथ स्कूल जाते हैं, साथ शरारत करते हैं। नाज़ी जर्मनी का एनवायरनमेंट धीरे धीरे दिखने लगता है। स्ट्रीट्स पर स्वास्तिका फ्लैग्स, हिटलर यूथ, लोग सल्यूट करते हुए। लीज़ल कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं पॉलिटिक्स क्या है, पर एटमॉस्फेयर हैवी है। एक दिन स्कूल में बुक बर्निंग सेरेमनी होती है। सारे स्टूडेंट्स को बुक्स लाने को बोला जाता है जो नाज़ीज के अगेंस्ट है। फायर जलती है, बुक्स जल रही हैं, लोग चीयर कर रहे हैं। लीज़ल ये सब देखकर शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं क्यों बुक्स जला रहे हैं, वर्ड्स को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और फिर ट्विस्ट आता है। जब सब लोग चले जाते हैं, लीज़ल फायर के पास जाती है और एक हाफ बर्न्ट बुक उठा लेती है। ये उसकी सेकंड बुक थेफ्ट होती है। हैंस उसे देख लेता है। वो गुस्सा नहीं होता, बस समझ जाता है कि लीज़ल का वर्ड से कुछ अलग ही कनेक्शन बन रहा है। अब लीज़ल रीडिंग में बेटर हो रही है। हैंस के साथ बेसमेंट सेशंस उसके फेवरेट मोमेंट्स बन गए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर एंटर करता है, फ्राउ हरमन, मेयर की वाइफ। लीज़ल उसके घर लॉन्ड्री देने रोजा के साथ जाती है। वहां लीज़ल को एक रूम दिखता है, बुक्स से भरा हुआ, एक लाइब्रेरी। लीज़ल की आंखें चमक जाती हैं। उसे फील होता है जैसे ट्रेजर मिल गया हो। यहाँ पार्ट 1 एंड की तरफ बढ़ता है। लीज़ल एक लड़की से बदलकर वर्ड्स की लवर बन रही है। डेथ नरेटर तुम्हें हिंट देता है कि ये बुक्स और वर्ड्स ही लीज़ल को वॉर के बीच सरवाइव करने में हेल्प करेंगे। लीज़ल ने अब तक 2 बुक्स चुरा ली हैं, एक ग्रेवयार्ड से, एक फायर से। दोनों सिंबॉलिक हैं, डेथ और डिस्ट्रक्शन के बीच वर्ड्स को बचाना। ये था पार्ट 1। अगला पार्ट में लीज़ल का लाइब्रेरी से कनेक्शन, रूडी के साथ बॉन्ड और हिमल स्ट्रीट पर वॉर के शैडो का और गहरा होना कवर होगा। सुनो यार, अब कहानी धीरे धीरे और गहरी होने लगती है। लीज़ल अब सिर्फ एक फॉस्टर चाइल्ड नहीं रही, अब उसकी दुनिया वर्ड्स के अराउंड घूमने लगी है। बेसमेंट में हंस के साथ जो रीडिंग सेशंस होते हैं, वो उसके लिए सेफ प्लेस बन चुके हैं। हर नया वर्ड उसे थोड़ा सा कंट्रोल फील कराता है, जैसे वो अपनी लाइफ को समझने लग रही हो। अब देखो क्या होता है।
लीजल रोजा के साथ मेयर के घर लॉन्ड्री देने जाती रहती है और हर बार उसकी नजर उस लाइब्रेरी पर टिक जाती है। शेल्फ्स पर लाइंड अप बुक्स, स्मेल ऑफ पेपर, साइलेंस, एक अलग ही दुनिया। पहले वो सिर्फ डोर से देखती है, फिर एक दिन हिम्मत करके अंदर चली जाती है। फ्रॉ हर्मन उसे देख लेती है पर गुस्सा नहीं होती, बस उसे क्वाइटली बुक्स देखने देती है। लीजल धीरे धीरे वहां बैठकर पढ़ने लगती है। वो वर्ड्स में खो जाती है। उसे फील होता है जैसे वो अपनी प्रॉब्लम्स भूल सकती है। पर बाहर की दुनिया में टेंशन बढ़ रहा है। नाजीज कंट्रोल टाइट हो रहा है। लोगों की बातें बदल रही हैं। हंस और रोजा भी केयरफुल हो गए हैं। हंस ओपनली हिटलर को सपोर्ट नहीं करता, ये डेंजरस है। रूडी स्टाइनर और लीजल का बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। दोनों साथ फुटबॉल खेलते हैं, साथ मार्च करते हैं हिटलर यूथ के इवेंट्स में। पर रूडी अलग है, वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। उसके अंदर एक रिबेलियन है। वो हिटलर को सीरियसली नहीं लेता, वो बस लीजल के साथ टाइम एंजॉय करता है। एक दिन रूडी लीजल को बोलता है कि वो उससे किस करना चाहता है। लीजल उसकी बात इग्नोर कर देती है। ये रनिंग जोक बन जाता है उनके बीच, पर इसके अंदर एक इनोसेंट अफेक्शन छुपा है। अब एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक रात हंस और रोजा लीजल को जगाते हैं। उनके चेहरे टेंस हैं। वो बोलते हैं कि आज रात एक गेस्ट आएगा। लीजल कंफ्यूज्ड है। डोर नॉक होता है। एक पतला, थका हुआ, डरा हुआ लड़का अंदर आता है। नाम है मैक्स वैंडनबर्ग। वो जूइश है और नाजीज से भाग कर आया है। हंस उसे अंदर लेता है, बेसमेंट में छुपा देता है। यहां से स्टोरी का टोन चेंज हो जाता है। अब वॉर सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, अब वॉर उनके घर के अंदर आ गया है। हंस लीजल को बताता है कि मैक्स के फादर ने वर्ल्ड वॉर 1 में हंस की जान बचाई थी। ये एक पुराना प्रॉमिस है जो हंस निभा रहा है, पर यह प्रॉमिस उनकी जान ले सकता है। लीजल पहले मैक्स से डरते हुए मिलती है। मैक्स वीक है, बीमार है, बेसमेंट में छुपा रहता है। पर धीरे धीरे मैक्स और लीजल के बीच एक स्ट्रेंज बॉन्ड बनने लगता है। मैक्स को वर्ड्स पसंद हैं, लीजल को भी। दोनों बेसमेंट में बैठकर बातें करते हैं। लीजल उसे बुक्स पढ़कर सुनाती है। वर्ड्स उन दोनों के बीच एक ब्रिज बन जाते हैं। दिल से दिल तक बात यहां जाती है। एक जूइश लड़का जो दुनिया से छुपा हुआ है और एक छोटी लड़की जो वर्ड्स के थ्रू दुनिया को समझ रही है। मैक्स एक दिन लीजल के लिए गिफ्ट बनाता है। वो हिटलर की बुक माइन कम्फ के पेजेस को व्हाइट पेंट से कवर करता है और उस पर अपनी स्टोरी लिखता है। स्टोरी का नाम है द स्टैंड ओवर मैन। इस स्टोरी में मैक्स अपनी जिंदगी बताता है ड्राइंग्स और वर्ड्स के थ्रू। ये मोमेंट पावरफुल है। हिटलर की हेट भरी किताब के पेजेस पर फ्रेंडशिप और ह्यूमैनिटी की स्टोरी लिखना। सिंबल क्लियर है। लीजल ये स्टोरी बार बार पढ़ती है, मैक्स के साथ बैठकर। अब बाहर की दुनिया और डेंजरस हो रही है। नाजीज घर घर चेकिंग करते हैं। एक दिन ऑफिसर्स हिमल स्ट्रीट पर आते हैं। सब घर चेक हो रहे हैं। बेसमेंट में मैक्स छुपा है। लीजल का दिल तेज धड़क रहा है। हंस और रोजा नॉर्मल बिहेव करने की एक्टिंग कर रहे हैं। ऑफिसर्स उनके घर तक आते हैं, सवाल पूछते हैं। हंस काम रहता है। ऑफिसर्स चले जाते हैं। सब लोग एक साथ सांस लेते हैं। ये सीन टेंशन से भरा है। लीजल पहली बार रियलाइज करती है कि उनका सीक्रेट कितना डेंजरस है। इस सब के बीच लीजल लाइब्रेरी जाना कंटिन्यू करती है, पर अब उसके अंदर एक नई फीलिंग है। वर्ड्स सिर्फ एस्केप नहीं, वर्ड्स रेजिस्टेंस बन गए हैं। वो बुक्स को पढ़कर समझने लगती है कि नाजीज बुक्स क्यों जलाते हैं, क्योंकि वर्ड्स में पावर होती है। आइडियाज को रोकने के लिए वर्ड्स को जलाया जाता है। लीजल का कनेक्शन बुक्स से और स्ट्रांग हो जाता है। पार्ट के एंड तक हिमल स्ट्रीट एक नॉर्मल स्ट्रीट नहीं लगती, ये एक साइलेंट बैटलफील्ड बन चुकी है। बेसमेंट में मैक्स छुपा है। लीजल वर्ड्स के थ्रू उसका साथ दे रही है। हंस अपना प्रॉमिस निभा रहा है। रूडी अब भी लीजल का बेस्ट फ्रेंड है, पर दुनिया उनके आसपास टाइट हो रही है। ये था पार्ट 2। अगला पार्ट में वॉर का प्रेशर और बढ़ेगा, मैक्स और लीजल का बॉन्ड और डीप होगा और हिमल स्ट्रीट पर डेंजर और क्लोज आ जाएगा। सुनो यार, अब कहानी उस पॉइंट पर आ गई है जहां हिमल स्ट्रीट पर हवा भी अलग लगने लगती है। पहले जो लाइफ सिंपल थी, अब हर दिन टेंशन के साथ शुरू होता है। बेसमेंट में मैक्स छुपा है, ऊपर लीजल, हैंस और रोजा नॉर्मल लाइफ का ड्रामा कर रहे हैं, पर सब जानते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है। मैक्स की हेल्थ धीरे धीरे बेटर हो रही है। पहले वो वीक था, अब थोड़ा चल फिर पाता है बेसमेंट में। लीजल रोज उसके पास जाती है, बुक्स लेकर, वर्ड्स लेकर। वो मैक्स को स्टोरी सुनाती है। मैक्स ध्यान से सुनता है, जैसे हर वर्ड उसके लिए ऑक्सीजन हो।
एक दिन मैक्स लीसल को बोलता है कि वो उसके लिए एक और स्टोरी बना रहा है, पर इस बार स्टोरी पेपर पर नहीं, इमेजिनेशन में है। वो लीसल को बताता है एक सपने के बारे में। सपने में वो बॉक्सिंग रिंग में हिटलर से लड़ रहा है। हर पंच के साथ वो स्ट्रांग होता जा रहा है, पर ये फिजिकल फाइट नहीं, ये वर्ड्स की फाइट है, आइडियाज की फाइट है। मैक्स बोलता है वर्ड्स ही सब कुछ है, वर्ड्स से ही लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है। लीसल को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि नाज़ीज बुक्स क्यों जलाते हैं, क्योंकि वर्ड्स लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। दिल से दिल तक बात यहां जाती है। लीसल को फील होता है कि रीडिंग सिर्फ हॉबी नहीं, ये एक पावर है। बाहर रूडी और लीसल की फ्रेंडशिप चल रही है। दोनों स्कूल जाते हैं, रोड पर मार्च करते हैं, पर रूडी के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है। उसे हिटलर यूथ का डिसिप्लिन पसंद नहीं। एक दिन वो ओपनली रेजिस्ट करता है। उसके टीचर उसे पनिश करते हैं, पर रूडी का स्पिरिट थोड़ा रिबेलियस है। एक इमोशनल सीन आता है जब रूडी और लीसल रिवर के पास जाते हैं। रूडी कहता है एक दिन मैं जेसी ओवेंस जैसा फास्ट दौड़ूंगा। लीसल हंस देती है, पर उसे पता है रूडी की दुनिया भी लिमिटेड है। अब वॉर और क्लोज आ रहा है। बॉम्बिंग सायरन्स कभी कभी बजने लगती हैं। लोग शेल्टर्स में भागते हैं। लीसल, हैंस, रोजा भी शेल्टर जाते हैं। बेसमेंट में मैक्स अकेला छुपकर बैठा रहता है। एक रेड के दौरान लीसल शेल्टर में सब लोगों को डर से कांपते हुए देखती है। साइलेंस हैवी है, लोग पैनिक में हैं। तब लीसल को एक आइडिया आता है। वो अपनी बुक निकालती है और जोर जोर से पढ़ना स्टार्ट करती है। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। धीरे धीरे उनका फोकस फियर से हटकर वर्ड्स पर आ जाता है। लीसल की आवाज शेल्टर में एको होती है। ये मोमेंट पावरफुल है। एक छोटी लड़की वॉर के बीच लोगों को काम कर रही है सिर्फ वर्ड्स से। हैंस उसे देखकर प्राउड फील करता है। रोजा भी चुपचाप सुन रही होती है। अब देखो क्या होता है। एक दिन नाज़ीज फिर चेकिंग के लिए आते हैं। इस बार एटमॉस्फेयर और डेंजरस है। मैक्स को बेसमेंट से निकलकर एक अलग जगह छुपना पड़ता है टेम्परेरीली। लीसल का हार्ट रेस करता है। मैक्स को रियलाइज होता है कि उसकी वजह से हैंस और रोजा डेंजर में है। वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही चला जाएगा। एक रात वो चुपचाप निकल जाता है। सुबह लीसल बेसमेंट में जाती है। मैक्स नहीं है, सिर्फ उसकी स्मेल, उसका ब्लैंकेट, उसकी प्रेजेंस। लीसल टूट जाती है। उसे लगता है जैसे उसका एक पार्ट चला गया। ये मोमेंट उसके लिए भाई की डेथ जैसा पेनफुल है। हैंस और रोजा उसे समझाते हैं कि ये मैक्स का डिसीजन था उन्हें बचाने के लिए, पर लीसल के लिए ये लॉस है। उसके बाद लीसल लाइब्रेरी जाकर बुक्स पढ़ते हुए भी मैक्स को याद करती है। हर स्टोरी उसे मैक्स की याद दिलाती है। एक दिन लीसल स्ट्रीट पर जूस की परेड देखती है। उन्हें मार्च कराया जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की तरफ। वीक, स्टार्व्ड, ब्रोकन। और फिर ट्विस्ट आता है। उस परेड में लीसल मैक्स को देख लेती है। वो शॉक हो जाती है। वो उसके पास भागती है, उसे हक करने की कोशिश करती है। सोल्जर्स उसे धक्का देते हैं। हैंस भी वहां होता है। वो इंस्टिंक्टिवली मैक्स को ब्रेड देने की कोशिश करता है। ये सब लोग देख लेते हैं। ये मोमेंट हैंस के लिए डेंजरस बन जाता है। उसकी काइंडनेस एक्सपोज हो जाती है। नाज़ीज उस पर डाउट करने लगते हैं। पार्ट के एंड तक सिचुएशन और टाइट हो चुकी है। मैक्स चला गया, हैंस पर नजर है। लीसल का दिल हैवी है, पर उसका कनेक्शन वर्ड्स से और स्ट्रांग हो गया है। वो समझ चुकी है कि वर्ड्स लोगों को बचाते भी हैं और डिस्ट्रॉय भी करते हैं। ये था पार्ट 3। अगला पार्ट में हैंस को वॉर में भेजा जाएगा। हिमल स्ट्रीट पर और बड़ा चेंज आएगा और लीसल की जिंदगी एक और इमोशनल टर्न लेगी। सुनो यार, अब हेमल स्ट्रीट पर सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। हंस का वो एक छोटा सा एक्ट, मैक्स को ब्रेड देना, नाज़ीज की नजर में आ चुका है। पहले जो डाउट था अब सस्पिशन बन गया है, और नाज़ी जर्मनी में सस्पिशन का मतलब होता है ट्रबल। एक दिन लेटर आता है। हंस को आर्मी में ज्वाइन करना है, वॉर के लिए भेजा जा रहा है। लीजल को यह समझ आता है कि यह पनिशमेंट है। ऑफिशियल रीजन कुछ और है, पर असली वजह सबको पता है। रोजा गुस्सा भी है, परेशान भी, पर वो अपने स्टाइल में रिएक्ट करती है, लाउड, कंप्लेनिंग, पर अंदर से वो टूट रही है। हंस लीजल को जेंटली समझाता है कि वो वापस आएगा, पर लीजल के अंदर फियर है। उससे पहले भाई गया, फिर मां गई, फिर मैक्स गया, अब हंस जा रहा है। दिल से दिल तक बात यहां जाती है। लीजल को लगता है दुनिया उसे हर बार किसी अपने से दूर कर देती है। हंस चला जाता है। हेमल स्ट्रीट पर साइलेंस आ जाता है। बेसमेंट अब खाली लगता है। रोजा और लीजल दोनों अपने अपने तरीके से कोप कर रहे हैं। रूडी अब भी लीजल का साथ देता है। दोनों साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, पर उनकी बचपना वाली मस्ती कम हो गई है। वॉर ने उन्हें जल्दी बड़ा कर दिया।
लीजल लाइब्रेरी जाती रहती है। बुक्स अब उसका एस्केप नहीं, उसका सहारा बन चुकी हैं। वो पढ़ते पढ़ते खुद लिखने लगती है। छोटे नोट्स, थॉट्स, वर्ड्स के साथ उसका रिश्ता और गहरा हो रहा है। हंस से लेटर्स आते हैं। वो पेंटिंग का काम कर रहा है आर्मी में। डायरेक्ट फाइटिंग नहीं, ये थोड़ा रिलीफ देता है। लीजल हर लेटर को बार बार पढ़ती है। फिर एक दिन न्यूज आती है कि हंस का ट्रक एक्सीडेंट हो गया। वो इंजर्ड है पर जिंदा है। लीजल को रिलीफ मिलता है पर साथ ही फियर भी। वॉर अनप्रिडिक्टेबल है। हंस वापस आता है कुछ टाइम के लिए रिकवर करने। लीजल उसे देखकर भागकर गले लगती है। ये रीयूनियन इमोशनल है, पर हंस पहले जैसा एनर्जेटिक नहीं लगता। वॉर ने उसे थका दिया है। इस बीच हेमल स्ट्रीट पर बॉम्बिंग रेड्स बढ़ गई हैं। सायरन ज्यादा बजने लगती हैं। लोग शेल्टर्स में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। एक रेड के दौरान लीजल फिर से शेल्टर में बुक पढ़ना स्टार्ट करती है। अब लोग उसे पहचानने लगे हैं। जब भी फियर होता है, लोग उसकी आवाज सुनना चाहते हैं। वर्ड्स अब सिर्फ उसके लिए नहीं, पूरी कम्युनिटी के लिए कंफर्ट बन गए हैं। पर फिर एक बड़ा चेंज आता है। रोजा को लॉन्ड्री का काम कम मिलने लगता है। लोग पैसे बचाने लगे हैं। मेयर की वाइफ फ्राउ हर्मन लीजल को बुलाकर बोलती है कि अब उन्हें लॉन्ड्री की जरूरत नहीं। ये सुनकर रोजा गुस्सा हो जाती है, पर लीजल के लिए ये और पेनफुल है, क्योंकि इसका मतलब है लाइब्रेरी का एक्सेस खत्म। लीजल चुपचाप एक दिन लाइब्रेरी में जाती है और एक बुक चुरा लेती है। अब वो ओपनली बुक थीफ बन चुकी है। ये चोरी सर्वाइवल जैसी लगती है। फ्राउ हर्मन उसे पकड़ लेती है, पर गुस्सा नहीं होती। वो समझ जाती है। वो लीजल को अलाउ करती है कि जब चाहे आकर बुक्स ले जाए। ये साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है। अब लीजल ज्यादा लिखने लगती है। अपनी स्टोरी, अपने थॉट्स, वर्ड्स उसके लिए दुनिया को समझने का तरीका बन गए हैं। रूडी के साथ उसका बॉन्ड और इमोशनल हो गया है। एक दिन रूडी फिर से किस मांगता है। लीजल फिर इग्नोर कर देती है, पर अंदर से वो रूडी को डीपली केयर करती है। वॉर और क्लोज आ रहा है। बॉम्बिंग ज्यादा इंटेंस हो गई हैं। हंस को फिर से बुला लिया जाता है ड्यूटी पर। एक रात लीजल बेसमेंट में बैठकर अपनी स्टोरी लिख रही होती है। वो अपनी लाइफ के बारे में लिख रही है। भाई, हंस, रोजा, रूडी, मैक्स, बुक्स, सब कुछ। उसे पता नहीं कि ये राइटिंग उसकी लाइफ बचाने वाली है। ये था पार्ट 4। अगला पार्ट में हेमल स्ट्रीट पर फाइनल बॉम्बिंग, रूडी और रोजा का फेट और लीजल का लास्ट इमोशनल आर्क कवर होगा। सुनो यार, अब कहानी उस जगह पहुंच रही है जहां डेथ खुद थोड़ा हेवी फील करता है। डेथ नरेटर पहले ही हिंट दे चुका था कि हिमल स्ट्रीट पर एक बड़ा अंधेरा आने वाला है, पर जब वो मोमेंट आता है वो फिर भी दिल हिला देता है। रात का टाइम है, सायरन्स बजती हैं, पर इस बार लीजल बेसमेंट में है। वो अपनी नोटबुक में लिख रही है अपनी कहानी, अपने शब्दों में, अपनी दुनिया। रोजा और हंस ऊपर सो रहे हैं। रूडी अपने घर में है। हिमल स्ट्रीट क्वाइट है। और फिर बॉम्बिंग होती है। बॉम्ब्स गिरते हैं, आवाज, धूल, डार्कनेस। लीजल बेसमेंट में होने की वजह से बच जाती है। जब वो बाहर निकलती है, हिमल स्ट्रीट वैसा नहीं रहा। घर टूट चुके हैं। रोड पर डेब्री, स्मोक, साइलेंस। और फिर डेथ का काम शुरू होता है। लीजल देखते हुए आगे बढ़ती है। उसका दिल फास्ट धड़क रहा है। वो अपने घर की तरफ जाती है। वहां रोजा है, हंस है, दोनों डेड, पीसफुली जैसे सो रहे हों। लीजल उन्हें हिलाती है, चिल्लाती है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसका वर्ल्ड रुक जाता है। फिर वो रूडी को देखती है, रोड पर पड़ा हुआ। उसका चेहरा शांत है। लीजल उसके पास बैठ जाती है। वो उसे हिलाती है और फिर वो उसे किस करती है, पहली और आखिरी बार। ये मोमेंट हार्ट ब्रेकिंग है। रूडी को वो किस मिलती है जो वो जिंदगी भर मांगता रहा। डेथ नरेटर बोलता है कि उसे कलर्स याद रहते हैं। इस मोमेंट का कलर ग्रे है। लीजल टूट चुकी है। वो बस बैठी रहती है। रेस्क्यू वर्कर्स आते हैं, उसे ले जाते हैं। इस डिस्ट्रक्शन के बीच एक छोटी सी चीज बची रहती है, लीजल की नोटबुक, जो उसने बेसमेंट में लिखी थी। डेथ उसे उठाता है और बाद में उसे लीजल को वापस करता है। लीजल को मेयर की वाइफ फ्राउ हर्मन अपने घर ले जाती है। वो उसका ख्याल रखती है। लीजल वहां रहने लगती है। टाइम पास होता है। वॉर खत्म होता है। एक दिन लीजल रोड पर जूस की परेड देख रही होती है। उसकी नजर एक चेहरे पर टिकती है, मैक्स। वो जिंदा है, वीक है, पर जिंदा। लीजल उसके पास भाग कर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर खड़े रहते हैं। वर्ड्स नहीं निकलते, बस आंखों में सब कुछ है। मैक्स बोलता है, यू सेव्ड मी।
लीजल के पास जवाब नहीं। वो दोनों समझ जाते हैं कि उनका बॉन्ड वर्ड्स से बना था और वो वर्ड्स ही उन्हें सरवाइव कर गए। लीजल बड़ी होती है, शी ग्रोज ओल्ड, अपनी लाइफ जीती है, पर हिमल स्ट्रीट उसके अंदर रहता है। लास्ट सीन में डेथ उससे फिर से मिलता है जब वो ओल्ड एज में मर जाती है। डेथ बोलता है कि उसने लीजल की स्टोरी पढ़ी और वो उसे पसंद आई। डेथ कहता है, आई एम हॉन्टेड बाय ह्यूमंस। ये लाइन पूरी बुक को सम अप कर देती है। डेथ लोगों से हॉन्ट होता है क्योंकि उनकी ह्यूमैनिटी, उनका प्यार, उनकी कहानियां इतनी पावरफुल होती हैं। और तुम रियलाइज करते हो, ये कहानी बुक्स की नहीं थी, ये कहानी वर्ड्स की पावर की थी। वर्ड्स जो हेट क्रिएट करते हैं, वर्ड्स जो लव क्रिएट करते हैं, वर्ड्स जो बचाते हैं, वर्ड्स जो डिस्ट्रॉय करते हैं। लीजल